सभी साथियों को क्रांतिकारी अभिनंदन। दोस्तों, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की राष्ट्रीय परिषद तरफ से आप तमाम साथियों का क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। जब हम आज बातचीत कर रहे हैं इस कोरोना महामारी के संकट में, तो हम लोगों को इस बात का ख्याल रखना होगा कि आज हमारा पूरा विश्व एक वैश्विक संकट से घिरा हुआ है और ख़ास तौर पर ऐसे मौके पर एआईएसएफ उत्तर प्रदेश की इकाई ने, एआईएसएफ उत्तर प्रदेश की स्टेट काउंसिल ने जो यह पहलकदमी की है, लगातार किसी न किसी व्यक्ति को बुलाकर वह अलग अलग मसलों पर वह बातचीत कर रही है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक अभिनंदन का काम कर रहे हैं आप और लगातार इस तरह के अभियान के माध्यम से लोगों से रूबरू हो रहे हैं। साथियों, जब हम बातचीत कर रहे हैं तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि दुनिया के अधिकांश देश लॉकडाउन की परिस्थिति में अभी तक जूझ रहे हैं, जिसमें अपना देश भी शामिल है। और साथ ही साथ अभी आप सब जान रहे हैं कि अमेरिका, जो कि दुनिया का एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वहाँ अमेरिका के अंदर में जो परिस्थिति बनी हुई है, जिससे पूरा अमेरिका अशांत फैला हुआ है, अशांत बना हुआ है। साथ ही साथ वहाँ पर अमेरिका के अंदर में नस्ल भेद के खिलाफ में एक ज़बरदस्त आक्रोश चल पड़ा है और अमेरिका ने पूरे दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है और उस नस्ल भेद के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई वहाँ चल पड़ी है। सवाल यह उत्पन्न होता है कि जैसे अमेरिका को बनाने में ख़ास तौर पर जो श्रमिक तबके, जिसमें बड़े पैमाने पर काले लोग भी शामिल थे, लेकिन बावजूद भी उनको उसकी हिस्सेदारी नहीं मिली और वहाँ उस अमेरिका को इतना विकसित बनाने में जो वहाँ रंग भेद के खिलाफ में एक बड़ा आक्रोश बन पड़ा है, उस आक्रोश को देखने की ज़रूरत है। साथियों, जब हम बातचीत कर रहे हैं, आज हम एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं, तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना होगा कि ख़ास तौर पर अपने देश के अंदर में जो बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी तैयारी के लॉकडाउन लाया गया और यह लॉकडाउन अचानक पूरे देश की जनता को एक गंभीर परेशानी में जिसने डाल दिया, इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। सवाल यह भी उत्पन्न होता है कि जो लॉकडाउन यहाँ इस देश के अंदर में किया गया, तो उस समय इस लॉकडाउन को करने की क्या परिस्थिति थी। मैं कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन इस देश के अंदर में करना तो ज़रूरी था ही, एक बेहतर कदम था, एक आवश्यक कदम था, लेकिन बिना किसी तैयारी के लॉकडाउन किया गया। हम इस बात को भी कहना चाहते हैं कि अगर लॉकडाउन थोड़ी तैयारी करके, थोड़ा प्लानिंग के साथ अगर किया गया रहता, तो जो अलग अलग जगहों पर जो बुरी खबरें आई, जिसमें कई सारे श्रमिकों की जान चली गई, कई सारे वैसे लोग असमय वह उनको जान से हाथ धोना पड़ा, वैसी परिस्थिति से बचा जा सकता था। साथियों, इस बात पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि जब 30 जनवरी को अपने देश के अंदर में पहला मरीज मिल चुका था, तो फिर उस समय लॉकडाउन क्यों नहीं किया गया। नमस्ते ट्रंप में मध्य प्रदेश के अंदर में सरकार बनाने में और साथ ही साथ दिल्ली के अंदर में दंगा कराने में हमारी सरकार व्यस्त थी। उत्तर प्रदेश के जब साथी इस बातचीत को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो हम इस बात को भी कहना चाहेंगे कि साथी उत्तर प्रदेश के अंदर में आज चुनौती ज़्यादा गंभीर है। वहाँ फांसीवादी शक्तियाँ अपने पूरे रॉ में हैं, पूरे उफान में हैं। और इस बात को भी गौर करने की ज़रूरत है कि ऐसे मौके पर भी जो वहाँ लड़ाई, जो लोग भी लड़ रहे हैं, वे तमाम लोग सलाम के योग्य हैं। चाहे वह किसी भी दल से संबंध रखते हों, चाहे वह किसी विचारधारा से संबंध रखते हों, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर में
लोकतंत्र बचाने की लड़ाई, सबको एक तरह का हक अधिकार दिलाने की लड़ाई और अन्याय के खिलाफ न्याय का झंडा बुलंद करने वाले लोगों की जो लड़ाई चल रही उत्तर प्रदेश के अंदर में, वह सलाम करने योग्य है। साथियों, हम इस बातचीत को जब कर रहे हैं तो हमें इस बात को गौर करने की ज़रूरत है कि खासतौर पर भी जब कोरोना संकट आया हुआ है तो इसने न केवल दुनिया के तमाम तानाशाह सरकारों को चुनौती देने का काम किया है, कोरोना संकट ने अलग अलग दुनिया के तमाम तानाशाह सरकारों को भी चुनौती देने का काम किया है। इस बात को आज सोचने की ज़रूरत है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो आज इलाज करने से कतरा रहे हैं, वो मरीजों को देखने से वह लगातार बच रहे हैं, वैसे प्राइवेट हॉस्पिटल को बनाने की क्या ज़रूरत थी। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि जो दुनिया के तमाम निकम्मे बेशर्म सरकारें हैं, वे इस बात को बहुत ज़ोर शोर से कह रहे हैं कि लॉकडाउन कोई एक देश की सीमा में नहीं आया है, कोरोना संकट कोई एक देश की सीमा में नहीं आया है और न ही लॉकडाउन कोई एक देश की सीमा में आया है। हम 2-3 उदाहरण देना चाहेंगे। खास तौर पर इस देश के अंदर में जब हम बात करेंगे तो इस देश के अंदर में केरला एक बड़ा एग्जाम्पल है, जिसने, हालांकि केरला में ही हमारा पहला मरीज मिला था, लेकिन केरला ने बड़े ही मजबूती से मुकाबला किया और जिस तरीके से, बुरी तरीके से कोरोना ने केरला को चपेट में लेने की कोशिश की थी, उसी तरीके से केरला सरकार ने वहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया और वहाँ से उस संकट से निकलने का भी काम किया है। साथियों, इस देश के अंदर में अलग अलग राज्यों के अंदर में जो सरकारें हैं, उन सरकारों के ऊपर में बहुत सारे जवाबदेहियों को थोप दिया गया। सवाल यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो इस बात को आज राज्य सरकारों को जिम्मे या थोपना चाहते हैं, नोटबंदी के समय में ऐसा फैसला क्यों नहीं लिया गया और अलग अलग कई ऐसे बड़े बड़े फैसले सरकार ने लिए, उस समय ऐसा फैसला क्यों नहीं लिया गया। आखिर जब यहाँ लॉकडाउन करने की ज़रूरत पड़ी, कोरोना संकट में भी ऐसी ज़रूरत पड़ी, तो यहाँ सरकार लगातार गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। हमारे एक केंद्रीय मंत्री का बयान आता है, जिसमें वह कहती है कि हमने 80 करोड़ परिवारों को हमने सहायता राशि पहुंचाई है। हम कहना चाहते हैं कि माननीय मंत्री महोदया, हालांकि आपके डिग्री पर भी सवाल उठाए गए थे, सवाल यह भी उठाए गए थे कि पहले आप बीए पास थी, पहला जब चुनाव लड़ रही थी, और फिर जब दोबारा चुनाव लड़ रही थी तो आप इंटर पास थी। यह कैसे हो जाता है? और इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि एक देश के अंदर में अगर 80 करोड़ परिवारों को मदद पहुंचाई गई इस कोरोना संकट के काल में, तो उस देश की जनसंख्या कम से कम तो 3 करोड़ के आसपास जनसंख्या होगी, जबकि भारत के प्रधानमंत्री बार बार इस बात को प्रमुखता के साथ बोलते हैं कि 130 करोड़ देशवासियों का मैं प्रतिनिधि हूं। और एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कि लगातार बतौलाबाजी करते हुए, अपनी बेशर्मी की तमाम हदों को पार करते हुए वह अभी तक प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और ऐसे मौके पर भी, वह आपदा के मौके पर भी वह अवसर के तौर पर तलाशने में लगे हुए हैं। साथियों, इस बात को भी समझने की ज़रूरत है, इस बात को भी गौर से देखने की ज़रूरत है कि खास तौर पर जब दुनिया के अंदर में कोरोना संकट अपने अलग अलग पूरे दुनिया को परेशान किए हुए है, तो वैसे मौके पर भी दुनिया के अलग अलग सरकारें क्या क्या कर रही हैं। खास तौर पर चीन के ठीक बगल में ताइवान है। ताइवान ने जब कोरोना संकट पैदा हुआ उस समय चीन से अपने उड़ान सीमित कर लिए। साथ ही साथ क्यूबा, जो कि एक समाजवादी देश है, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, क्यूबा ने ऐसे मौके पर इटली के साथ देने का काम किया है। इस आपदा की घड़ी में वह इटली के साथ खड़ा होने का काम किया है। उसी इटली के साथ
जिस इटली ने कभी भी क्यूबा को साथ में किसी भी रूप में मदद करने का काम नहीं किया और अपने तमाम नीतियों की वजह से वह हमेशा अमेरिका के साथ खड़ा रहा। साथियों, इस बात को भी गौर करने की ज़रूरत है कि जब हम कोरोना संकट के तौर पर हम जब बात कर रहे हैं तो एक छोटे से देश का उदाहरण मैं देना चाहूँगा। वह देश है फिनलैंड का। फिनलैंड का आप नाम सुने होंगे, वही फिनलैंड जहाँ नोकिया कंपनी, जहाँ से नोकिया मोबाइल बनती है, और वह फिनलैंड 100% साक्षरता वाला देश है। और उसी फिनलैंड के अंदर में वहाँ जो सरकार काम कर रही है वहाँ 100% साक्षरता है। इतना ही नहीं, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था की पूरा जिम्मा सरकार के जिम्मे है। 7 साल के पहले कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है। हालांकि 7 साल के पहले प्री स्कूलिंग की व्यवस्था की जाती है। उस दरमियान में बच्चे फिनलैंड के वह जाते हैं, अलग अलग दोस्त बनाते हैं, साथ ही साथ खेलने कूदने का पूरा उनका इंतज़ाम किया जाता है। और उसी फिनलैंड के अंदर में जहाँ 100% साक्षरता है वहाँ शिक्षकों का बहुत बड़ा सम्मान है। लेकिन बावजूद भी अपने देश के अंदर में इस तरह की कहीं कोई चर्चा नहीं है, इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। यहाँ एक एक करके हमारी सरकार बड़े बड़े कंपनियों को बेचने का काम कर रही है। भारत पेट्रोलियम को सरकार बेच रही है। रेलवे सरकार के लिस्ट में सबसे ऊपर है, प्रायोरिटी लिस्ट में, जहाँ बेचा जाए। अलग अलग कंपनियों को बेचा जा रहा है, अलग अलग हवाई अड्डे की बोली लगाई जा रही है। जब अपना देश आज़ाद हुआ था वैसे मौके पर देश का राष्ट्रीयकरण किया गया, अलग अलग कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया, बैंकों के राष्ट्रीयकरण किए गए, कोल माइंस के राष्ट्रीयकरण किए गए, प्रिवी पर्स खत्म किया गया। लेकिन आज इस देश की बेशर्म सरकार वह निजीकरण के रास्ते वह आगे बढ़ना चाहती है। हम कहना चाहते हैं कि निजीकरण ही इन तमाम समस्याओं के जड़ में कहीं ना कहीं से है। आज भी दुनिया की जो अलग अलग सरकारों ने मुकाबला किया है, जहां सरकार पूरे अपने बूते सारा काम कर रही है, उस सरकार ने बहुत ही मजबूती से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस कोरोना महामारी को टैकल किया है। और जिस सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से बचकर वो प्राइवेट कंपनियों के हाथों सारे व्यवस्था को वह त्याग देना चाहती है, वह चलाना चाहती है, तो वह सरकार संकट में पड़ी है। हम पूछना चाहते हैं कि जब प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज नहीं कर पा रहे हैं तो उन प्राइवेट हॉस्पिटल की क्या ज़रूरत है? क्यों नहीं उनको अधिग्रहण किया जाए? क्यों नहीं उनको सरकारीकरण किया जाए? उनके तमाम कर्मचारियों को, चाहे वह चिकित्सक हों, चाहे वह कर्मचारी हों, चाहे वह तमाम वैसे लोग हों, उन तमाम लोगों का सरकारीकरण किया जाए। साथियों, आज जब यही वह मौका है जब हमें इस बात को सोचने की ज़रूरत है कि प्राइवेट कंपनियों की क्या ज़रूरत है, प्राइवेटाइजेशन की इस देश के अंदर में, इस दुनिया के अंदर में क्या ज़रूरत है। प्राइवेटाइजेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पूछना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं कि तमाम जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, चाहे वह मेदांता हो, चाहे वह फोर्टिस हो, चाहे वह अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां हों जो निवेश करना चाहते हैं, जो ऐसे मौके पर भी वह इस आपदा की घड़ी में भी वह लूटना चाहते हैं, वह जनता को परेशान करना चाहते हैं, उन तमाम कंपनियों को, उन तमाम हॉस्पिटल्स का अधिग्रहण किया जाना चाहिए। और इस बात को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन बिहार के अंदर में आगामी 3 फरवरी को अलग अलग सिविल सर्जन को घेरने का काम कर रही है। घेरने का ऐलान एआईएसएफ ने किया है। हम इस बात को भी हम लोग उठाएंगे कि पूरे देश भर के अंदर में यह बात उठाई जाए कि इसी आपदा को जब सरकार अवसर समझ रही है तो जनता के लिए यह अवसर है कि जनता जो प्राइवेट हॉस्पिटल अभी तक लूटते रहे हैं,
उनका अधिग्रहण करने की बात करने के लिए सड़कों पर निकले। ठीक उसी प्रकार सड़कों पर निकले जिस प्रकार अमेरिका के अंदर में नस्ल भेद के खिलाफ में लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। साथियों, इस बात को हम कहना चाहते हैं। साथियों, इस बात को जब हम कह रहे हैं तो हमें गौर करने की जरूरत है कि हमारे देश की सरकार क्या कर रही है। वह देश की सरकार जिसने कहा कि 41 करोड़ लोगों को 53 करोड़ रुपए दिए गए। हम पूछना चाहते हैं, एक आदमी के हिस्से में कितने रुपए आए? 1 रुपये 29 पैसा। इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। क्या हम बिहार के मुजफ्फरपुर की उस तस्वीर को भूल जाएंगे जिसमें एक बच्चा अपने मां के कफन के साथ वह खेलने का काम करता है? क्या हम उस तस्वीर को भूल जाएंगे जब रेलवे लाइन की पटरियों पर श्रमिक बंधु वह जान देने को वह मजबूर हो जाते हैं। वह कहीं ना कहीं से उनकी जान ली जाती है। उनका स्टेट स्पॉन्सर्ड हत्या की जाती है। राज्य के द्वारा नियोजित तरीके से हत्या को अंजाम दिया जाता है। साथियों, इस बात को भी समझने की जरूरत है कि हमने जिन सरकारों को चुना है वे सरकारें जब जनता के पक्ष में काम नहीं कर सकती हैं, वह जनता के लिए जब वह काम नहीं कर पा रही हैं, तो निश्चित तौर पर उन सरकारों के खिलाफ बगावत करने की जरूरत है। उन सरकारों के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सड़कों पर उतरने की जरूरत है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। साथियों, आने वाले दिनों में चुनौतियां और ज़्यादा गंभीर होंगी, और ज़्यादा मुश्किल होंगी। हम कहना चाहते हैं कि फिनलैंड एक ऐसा देश है जो राजस्थान से थोड़ा बड़ा है, लेकिन उसकी जनसंख्या 55 लाख, यानी दिल्ली की जनसंख्या की 1/3 जहाँ जनसंख्या है, उस देश के अंदर में 100% साक्षरता हो सकती है। 100% साक्षरता हो सकती है। पूरी शिक्षा, पूरे स्वास्थ्य का जिम्मा सरकार के ऊपर हो सकता है। तो क्या भारत के अंदर में ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है? क्या दुनिया के अंदर में जब क्यूबा इटली को मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, पूरे दुनिया की आंखें अचानक क्यूबा की तरफ उठती है। लेकिन हम इस बात को गौर करने की जरूरत है कि वह क्यूबा जो आज के वक्त में वह इटली के साथ खड़ा होता है ऐसे बुरे दौर में भी, तो वह क्यूबा जिसकी पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था सरकार के जिम्मे है। हमें इस बात को गौर करने की जरूरत है। साथियों, आने वाले दिनों में और ज़्यादा हमें अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी जवाबदेहियों को समझना होगा, तलाशना होगा। आगे आने वाले दिनों में कई राज्यों के अंदर में और पूरे देश के अंदर में चुनाव कराने की बात चल रही है। यह भी बात चल रही है कि चुनाव क्यों नहीं ऑनलाइन पद्धति पर कराया जाए। मित्रों, कहना चाहते हैं कि ऑनलाइन इस देश की परिस्थिति में अगर चुनाव कराने की अगर कोई बात कर रहा है, वह सही मायने में पूरे देश की असलियत को वह नकार देना चाहता है। वह समझना नहीं चाहता है कि देश का हमारा परिस्थिति किस हालत में है। हम पूछना चाहते हैं कि जहां एक व्यक्ति अपने मोबाइल को चार्ज कराने के लिए वह 15 किलोमीटर दूरी तय करके वह मोबाइल को चार्ज में लगाने जाता है, क्या उस देश के अंदर में अलग अलग राज्यों के अंदर में ऑनलाइन चुनाव की बात की जा सकती है, सोची जा सकती है? क्या हम ऐसे सवालों पर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं? ऐसे सवालों पर हम अगर बातचीत अगर कर रहे हैं तो हमें इस बात को गौर करने की ज़रूरत है। साथियों, आने वाले दिनों में चुनौतियां और ज़्यादा गंभीर होंगी। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की जब हम बात कर रहे थे तो उत्तर प्रदेश जहां लोकतंत्र बुरी तरीके से खतरे में है, हम इस बात को सब जानते हैं। हम इस बात को जब जानते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर में उत्तर प्रदेश के साथी इस बातचीत को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो हम उन तमाम साथियों को हम सलाम करते हुए इस बात को कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में गांव-गांव तक भगत सिंह के विचारों को मानने वाले देश के पहले छात्र संगठन
ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन को फैलाने का काम करें। साथियों, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जो भगत सिंह की विरासत को आगे बढ़ाना चाहती है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जो हर लेवल पर वह समानता की बात करती है, चाहे महिला हो, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह अलग अलग लेवल पर अन्याय और शोषण के खिलाफ खड़े होने की बात करती हो, हमें आह्वान करते हैं, हम आप तमाम साथियों से अपील करते हैं कि AISF को पूरे गांव-गांव में, उत्तर प्रदेश के पूरे गांव के अंदर में फैलाने का आप तमाम साथी काम करें। आने वाले दिनों में कोरोना संकट में जब देश की सरकारें और उत्तर प्रदेश की सरकारें निर्लजता की और बेशर्मी की तमाम हदों को पार कर गई है, वैसे मौके पर AISF के साथियों को आगे बढ़कर जिम्मेदारी को, जवाबदेही को उठाना होगा। साथियों, हम इस बात को भी कहना चाहते हैं कि इस देश के अंदर में जो चुनी हुई सरकार है, जो बार बार यह पूछती है कि 70 सालों में क्या किया गया, कि 6 सालों में आप बदलाव चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं कि दरअसल अगर 70 साल अगर कोई कहता है इस देश के अंदर में, 70 साल अगर कोई कहता है, तो इसका मतलब वह वाजपेयी जी को भी वह नहीं मानता है। वाजपेयी जी इस देश के अंदर में वह 6 साल से ज़्यादा समय तक वह प्रधानमंत्री थे और वाजपेयी जी के पीरियड को भी इस देश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी नकार देना चाहती है। वह जो गुजरात मॉडल जो पेश करना चाहती है पूरे देश, पूरे दुनिया के अंदर में, पूरे देश के अंदर में, और जिस गुजरात मॉडल को बेचकर ये लोग सत्ता में आए, दरअसल गुजरात मॉडल की असलियत को जनता देख चुकी है। अभी इस बात को महसूस कर चुकी है जनता कि गुजरात मॉडल सही मायने में किस तरह का मॉडल है, जो इस कोरोना महामारी के टाइम में वह कहीं से भी वह लड़ने का वह काम नहीं कर पाई। कोरोना महामारी के टाइम में गुजरात मॉडल की पूरी तरह से पोल खुल गई। हम कहना चाहते हैं गुजरात मॉडल वह पूरी तरीके से फेल हुआ है, उस पोल खुली है। केरला मॉडल की बात होगी, केरला मॉडल की बात करने के लिए जब आगे आएंगे तो केरला के स्वास्थ्य की बात होगी, केरला की शिक्षा की बात होगी, और केरला की स्वास्थ्य और शिक्षा की जब बात होगी तो केरला की आम जनता की बेहतरी की बात भी होगी। साथियों, आने वाले दिनों में और ज़्यादा जिम्मेदारी पूर्वक हमें अपने कामों को करना होगा। हमें अमेरिका के उस महान जनता को सलाम करना चाहिए जो इस कोरोना महामारी जैसे बुरे दौर में भी वह सड़कों पर निकली है और अमेरिका के अंदर में जो गैर बराबरी है, जो नस्लीय भेदभाव है गोरे और काले का, उसके खिलाफ वो लड़ने के लिए झंडा निकालकर वह चल पड़ी है, उतर पड़ी है। और निश्चित ही वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति जो तानाशाह राष्ट्रपति है ट्रंप, उसको भी सीधे सीधी चुनौती मिली है। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि अलग अलग सरकारों, अलग अलग तानाशाह सरकारों को उस देश की जनता ने विदाई करने का काम किया है। इस बात को मोदी जी को समझ जाना चाहिए। और मोदी जी इस बात को कहना चाहते हैं, इस बात को कहना चाहते हैं, बार बार इस बात को कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है, और इस बात को कहना चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान खेलते हुए अगर बने हुए हैं, प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं, तो यह बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। मोदी जी, दरअसल आप गोदी मीडिया के बदौलत इस देश के प्रधानमंत्री बने और उसी के बदौलत आपकी तमाम नाकामियों को इस देश के अंदर में छिपाया गया है। आप इस बात को समझ जाइए कि यह दिन अब लदने वाला है। अब आने वाले दिन में गोदी मीडिया जैसे तमाम मीडिया को लोग बायकाट करेंगे, और बायकाट करना लोग शुरू कर दिए हैं। लोग असलियत समझना शुरू कर दिए हैं। मोदी जी, आप याद कीजिए, आपने कहा कि ताली बजाइए 5 बजे यानी 5 मिनट तक, 9 बजे यानी 9 मिनट तक दिया जलाइए।
जनता निकली, दिया भी जलाई, जनता निकली, वह ताली भी बजाई और थाली भी बजाई। मोदी जी, आपने जो कोरोना वॉरियर्स के नाम पर यह ताली, थाली और दिया जलवाने का काम किया, और उतना ही नहीं, कोरोना वॉरियर्स के को ऊपर में हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने का आपने जो काम किया, दरअसल आप यह भूल गए कि आप जब फूल बरसा रहे थे तो उससे हेलीकॉप्टर से और ताली, थाली, दिया जब जलवा रहे थे तमाम देश की जनता से, और इस बहाने देश की जनता के आंखों में धूल झोंक रहे थे, उस समय भी जनता इस बात को याद कर रही थी। और उस समय अंधभक्त वह सर नीचे करके पैर ऊपर करके वह नाचने लगे, वह जगह जगह नाचने लगे और कहने लगे कि मोदी जी के पक्ष में पूरे दुनिया की जनता हो गई है, मोदी जी पूरे दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हो गए हैं। लेकिन हम इस बात को कहना चाहते हैं साथियों, उस समय भी हम लोगों ने इस बात की टिप्पणी की थी कि खासतौर पर युद्ध और आपदा का जो समय होता है, उस समय देश की जनता की भाषा कुछ अलग होती है, और जब समयानुकूल आता है, जब बेहतरी की बात जनता चाहती है और आप उसे बरगला कर रखना चाहते हैं, तो जनता फिर निकलती है। आपकी इस ताली और थाली जो लोगों ने बजाया है, जो दिया जलाया है, जिसको आप अपनी जनता समझ लिए थे, वही जनता अगर समझिए कि अगर हर घर से अगर निकल पड़ेगी और डुगडुगी बजाते हुए आपको दिल्ली तक अगर पहुंच जाएगी, तो निश्चित ही आपको दिल्ली छोड़कर भागना पड़ेगा। और इस बात को भी हम कहना चाहते हैं साथियों कि दुनिया के जो तमाम तानाशाह रहे हैं, उन तमाम तानाशाहों की अपनी मौत कोई नहीं मरा है। वह तमाम तानाशाह वह किसी न किसी कारणवश, हिटलर को याद कीजिए आप, मोदी जी आप हिटलर को याद कीजिए। हिटलर को जब आप याद कीजिएगा तो हिटलर को जिसने आत्महत्या कर ली थी, इसी तरह का कुछ ऐसा नहीं करना पड़े, इसलिए जरूरत इस बात का है कि आप संभल जाइए, आप संभल जाइए। आने वाले दिनों में सही मायने में जनता आपसे अब उम्मीद करना तो छोड़ ही चुकी है। हालांकि हम लोग इस बात को बहुत पहले से बोला करते थे, तो उस समय कुछ लोगों को फिर भी उम्मीद थी। हालांकि हम लोग भी नाउम्मीद कभी नहीं रहे हैं। हम लोग इस बात को बार बार कहा करते थे कि ठीक है, यह भी समय बीत गया, वह भी समय बीत गया। हम इस बात को कहना चाहते हैं, मोदी जी आप जो मन की बात हमेशा कहना चाहते हैं, जो कि मन की बात कहते हुए मोदी जी ने अभी हाल ही में कहा, योग करके फोटो डालिए। सवाल यह है मोदी जी कि इन तमाम अपनी कारगुजारियों से, तमाम बातों से कब तक आप जनता को बरगला लीजिएगा। पड़ोसी देश, आपका पड़ोसी तमाम जो देश है उसके साथ आपके संबंध गड़बड़ हैं। सवाल केवल पाकिस्तान और चीन का सवाल नहीं है, बगल का पड़ोसी देश जिसके साथ हमेशा मित्रवत संबंध रहा भारत का, नेपाल, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश का ठीक पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश है, और वैसा देश भी आज उसके साथ भी संबंध खराब हुआ है। इस बात को सोचने की जरूरत है कि ऐसी हालत क्यों बनी हुई है। दरअसल इस देश के अंदर में हम बार बार मोदी जी को इसलिए बात कह रहे हैं कि मोदी जी उत्तर प्रदेश के साथी, मोदी जी आपके राज्य के अंदर में वो आए, उन्होंने गुजरात मॉडल का सपना दिखाया, और गुजरात मॉडल का सपना दिखाकर वह बनारस जैसी जगह से वह जीत कर चले गए। हम इस बात को कहना चाहते हैं साथियों, बहुत देर तक किसी को मूर्ख बना के, उल्लू बना के नहीं रखा जा सकता है। इस बात को सोचने की जरूरत है कि आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे, और चुनाव से पहले भी जनता उतरेगी सड़क पर, और जनता उतरकर सड़क पर वह हर जगह से, हर कोने से निकलेगी और उतरकर वह ललकारेगी ऐसी तमाम सरकारों को। और जो सरकार जो बार बार कहा करती है कि कांग्रेस कौन विकल्प में है, कांग्रेस तो विकल्प में हो ही नहीं सकती है, हम इस बात को कहना चाहते हैं। कांग्रेस से कुछ गलतियां हुई,
मोदी जी, तभी जनता ने आपको मौका दिया। आप सपने बेचकर आए, आपने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे, लेकिन बावजूद भी आपने ऐसा कुछ किया नहीं और जनता की आंखों में धूल झोंककर गुजरात मॉडल को बेचकर आप सत्ता में आने का काम किए। लेकिन बावजूद भी आपने ऐसा कुछ किया नहीं। आप बार बार पाकिस्तान का डर दिखाते रहे, आप बार बार हिंदू और मुसलमान के बीच में तफरका पैदा करके आप चाहते थे शासन करना। लेकिन हम इस बात को भी कहना चाहते हैं कि बहुत दिन तक अब यह चलने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में इसके खिलाफ अब हर तरफ से लोग निकलना शुरू करेंगे। हम बार बार इस बात को कहना चाहते हैं साथियों कि जो लोग ताली बजा रहे थे, जो थाली भी बजा रहे थे, जिन्होंने दिया भी जलाया, इस आपदा के मौके पर भी इन्होंने अवसर के तौर पर इन्हें तलाश लिया। वह भूल गए कि दरअसल वह देश की जनता है जो इस आपदा के समय में वह सरकार से इस उम्मीद को लगा बैठी थी कि यह सरकार शायद कुछ करेगी। लेकिन बावजूद भी आपने वैसा कुछ किया नहीं मोदी जी। और जब आपने ऐसा कुछ किया नहीं तो जनता भी अब इस बात के लिए तैयार हो चुकी है। अब हर जगह से जनता निकलेगी। हम इस उम्मीद के साथ हम अपनी बात कहना चाहते हैं कि हर कोने से, हर तरफ से जनता निकलेगी और डुगडुगी बजाकर मोदी जी का वह सफाया करने का काम करेगी। मोदी जी को वो उनके जगह को दिखाने का काम करेगी। हम इस बात को कहना चाहते हैं। साथियों, गुजरात से गांधी भी हुए थे, गुजरात से मोदी जी भी हैं, लेकिन हर गुजराती गांधी हो जाए यह कोई ज़रूरी नहीं है। इस बात को हमें याद रखना होगा। और जिसे गुजरात के प्रति महान स्नेह था, मोदी जी ने उस स्नेह को काफ़ी गिराने का काम किया है। साथियों, आने वाले दिनों में जिस तरीके से कोरोना संकट की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई एक विकल्प के तौर पर सामने आई है और ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से ही पूरे हर जगह करने की बात चल रही है और यह एक अल्टरनेटिव के तौर पर यह तलाशा जा रहा है। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई कोई बुरी नहीं है, लेकिन इस ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर जो जगह जगह पर विद्यार्थियों का शोषण होना शुरू हुआ है, इस बात को समझने की हमको ज़रूरत है। और हमें इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि ऑनलाइन पढ़ाई या कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता है, या कोई विकल्प नहीं हो सकता है। यह तत्कालिक तौर पर कुछ दिनों के लिए यह व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन बावजूद भी उसके अंदर भी कई खामियां हैं। देश की सरकार को अब इस मौके पर सोचना चाहिए, जैसे कि अलग अलग एआईएसएफ की अलग अलग राज्यों की इकाइयों ने बोलना शुरू कर दिया है। आज ही शाम में एआईएसएफ के राष्ट्रीय सचिव मंडल की एक मीटिंग है, शाम में 6:30 बजे से। उस मीटिंग में भी हम लोग बातचीत को रखेंगे। जैसे अलग अलग राज्यों की कमेटियों ने उठाना शुरू किया है कि लॉकडाउन के पीरियड का, यानी 4 महीने की टोटल स्कूलों की फीस, कॉलेज की फीस, बिजली का बिल, रूम का रेंट या माफ़ किया जाए। इस बात को भी हम लोग उठाने का काम करेंगे और पूरे देश के अंदर में एक बड़े आंदोलन की तरफ हम बढ़ेंगे। निश्चित ही जब जनता की जेब खाली है, जब अलग अलग राज्यों के अंदर में देखा गया कैसे मजदूर आए, वह खाली हाथ मजदूर आ रहे थे अपनी जान बचाकर, लेकिन इस देश की बेशर्म सरकार, जिसमें कई सारी ट्रेनें वह भटक गई, भटक नहीं गई मोदी जी, उन ट्रेनों को भटका दिया गया, क्योंकि मजदूरों की जान आपको लेनी थी। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि ऐसे मौके पर एआईएसएफ मांग करता है कि आप लॉकडाउन के पीरियड का टोटल फीस माफ़ कीजिए, चाहे स्कूल की फीस हो, चाहे कॉलेज की फीस हो। इसको लेकर सर्कुलर आप जारी कीजिए, रूम का रेंट माफ़ कीजिए। साथ ही साथ हम इस बात को भी जोर देकर कहना चाहेंगे, जो कमज़ोर संचालक हों, चाहे वह स्कूल चलाते हों, चाहे वह कॉलेज चलाते हों, चाहे वह वैसे मकान मालिक हों जिनकी आजीविका का पूरा मसला उनके रूम रेंट पर ही टिका होगा,
उनको सरकार मुहैया कराए, अलग अलग राज्यों की सरकारें मुहैया कराए, अलग अलग केंद्र सरकारें मुहैया कराए। हम इस बात को भी उठाना चाहते हैं कि इस कोरोना महामारी के टाइम में अगर बात हम कहें तो जो लोग कहते हैं कि यह आपदा नहीं है, यह अवसर है, दरअसल यह अवसर है उन भ्रष्टाचारियों के लिए जो इस अवसर को तलाशते हुए वह पैसा कमाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार के रूप में वह पैसा कमाना चाहते हैं और जगह जगह वह दोनों हाथ से लूटने में पड़े हुए हैं। हम आप सब इस बात को जान रहे हैं। हम इस बात को कहना चाहेंगे कि दरअसल जनता के पैसे को जब लूटा जा रहा है तो आप भी भगत सिंह के वारिस हैं, आप हम बाबा साहब के वारिस हैं, आप सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले के रास्ते चलने वाले लोग हैं, तो आप भी निकलिए। आप भी अशफाकुल्ला खान के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, आप भी निकलिए, जगह जगह से अपने हक और आवाज़ को बुलंद करते हुए निकलिए और ऐसे तमाम भ्रष्टाचारियों को घेरने का काम कीजिए। उनका वीडियो बनाकर उनको डाउनलोड करने का काम कीजिए और उन पर कार्रवाई करने की मांग कीजिए। और इसको लेकर एआईएसएफ के साथियों को एक बड़े लेवल पर मुहिम भी चलाना होगा। साथियों, हम इस बात को भी कहना चाहते हैं कि देश के अंदर में बेरोजगारी जहां पूरे विश्व के पैमाने पर जिसने रिकॉर्ड बनाया है, सबसे ऊंचाई के दर पर बेरोजगारी पहुंची है, एक वैसी सरकार के टाइम में जो सरकार कहती है कि हम अगर आएंगे सत्ता में तो आते आते सरकार में तो हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। दरअसल यह सरकार से आप नौकरियों की उम्मीद तो आप नहीं कर सकते हैं। यह लगातार छटनी कर रही है। आप सब जान रहे हैं कि काम के घंटे अलग अलग राज्यों की सरकारों ने, देश की सरकार ने पहले एक आदेश पारित किया और उसके बाद अलग अलग राज्यों की सरकारों ने भी उस आदेश को अक्षरशः पालन करते हुए काम के घंटे को 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटा करने का काम किया है, एक आदेश दिया है। हम पूछना चाहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनके मजदूर संगठन बीएमएस से कि आप किसके आंखों में धूल झोंक रहे हैं। 24 घंटे के समय में आप 12 घंटा किसी इंसान से आप अगर काम करा रहे हैं तो दरअसल आपकी ये जो मानसिकता है वो मानसिकता जिसको आप उस इंसान को आप इंसान समझ ही नहीं पा रहे हैं। उस इंसान के अंदर में कोई संवेदना आपको दिख ही नहीं रही है और इस कारण से आप 12 घंटा काम का फरमान आप सुना रहे हैं। साथियों, हम कहना चाहते हैं इस दुनिया के अंदर में 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा मनोरंजन 24 घंटे को इस रूप में बांटा गया था। और वैसे मौके पर जब 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा मनोरंजन की बात जब हुई थी तो इस समय तो उसको पालन करते हुए इसको आगे बढ़ाने की जहां ज़रूरत थी, अब देश की सरकारें इस कोरोना, जिसे वह आपदा नहीं अवसर कहती है, इस कोरोना काल में वह चाहती है 8 घंटे से बढ़कर हम 12 घंटा काम करवाएं। हम इसे किसी भी सूरत में मंजूर नहीं करेंगे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस सहित पूरे देश के मजदूर संगठनों ने इस मौके पर मुखालफत की है, आवाज़ को बुलंद किया है, एक सही तौर पर आवाज़ को उठाने का काम किया है। हम कहना चाहते हैं कि किसी भी सूरत में काम के घंटे को 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटा करने की ज़रूरत नहीं है। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि भगत सिंह रोजगार गारंटी कानून को इस देश के अंदर में लागू करने की ज़रूरत है। भगत सिंह रोजगार गारंटी कानून जब देश के अंदर में लागू होगा, जिसे बनेगा, जो भगत सिंह रोजगार गारंटी कानून है उसे एआईएसएफ और एआईवाईएफ की नेशनल कमेटी ने प्रस्ताव को ड्राफ्ट किया है और इस प्रस्ताव में साफ तौर पर कहा गया है कि जो स्किल्ड लेबर हैं और जो अनस्किल्ड लेबर हैं उनको सम्मानजनक वेतन आप दीजिए, उनको आप इंसान समझिए। कम से कम 20,000 रुपये आप प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह उसके पास किसी प्रकार का स्किल नहीं हो, वह केवल श्रम अपना बेचना चाहता हो या बेच रहा हो, तो वैसे हालत में उसको 20,000 रुपये मिनिमम दीजिए, उसके काम के एवज में दीजिए। और अगर आप काम नहीं दे सकते हैं तो
बतौर बेरोजगारी भत्ता आप उसको दीजिए, बनेगा कानून की हम बात करते हैं। और भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की जब हम बात कर रहे हैं, जिसमें हर इंसान को सम्मानजनक रोजगार मिलेगा, तो हम इस बात को भी कहना चाहते हैं कि साथियों, आने वाले दिनों में भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को लेकर भी AISF के साथियों को, AIYF के साथियों को एक बड़े मुहिम के तौर पर पूरे देश के अंदर में इस बात को फैलाना पड़ेगा कि जिसमें गांव के अंदर में बच्चा बूढ़ा हर कोई भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के बारे में वह जान सके, वह समझ सके, हम समझा सकें। इस बात के लिए हमें मुहिम चलाना पड़ेगा। हमें भगत सिंह के रास्ते आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें बाबा साहब के रास्ते आगे बढ़ना पड़ेगा। इस देश को बदलने के लिए, इस देश के अंदर में जो मेहनत कशों के हक अधिकार हैं, उन अधिकारों को बचाने के लिए जो सदियों तक इस देश के अंदर में लड़कर हासिल किए गए हैं, उन अधिकारों को अगर छीनने की अगर कोशिश की जाती है, तो उन अधिकारों को छीनने के खिलाफ में जो हाथ बढ़ेंगे, उन हाथ के खिलाफ में आपको मुट्ठी बांधकर खड़े होना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। हम इस बात को कहना चाहते हैं। और हर हालत में इस देश के अंदर में भगत सिंह रोजगार गारंटी कानून लागू होना ही चाहिए। भगत सिंह रोजगार गारंटी कानून जब लागू होगा तो काम के घंटे 12 घंटे नहीं रहकर वह 6 घंटे काम के घंटे रह जाएंगे, और 6 घंटे काम के घंटे जब रहेंगे तो नए लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस बात को हमको समझने की ज़रूरत है। साथियों, आने वाले दिनों में चुनौतियां और ज़्यादा गंभीर होंगी, खतरे और ज़्यादा बढ़ेंगे, और इन खतरों को समझते हुए, इन चुनौतियों को समझते हुए हम तमाम साथियों को अपनी जिम्मेदारी को भी समझना होगा। हम जब अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे तो हमें निश्चित ही आने वाले दिनों में और ज़्यादा गंभीरता के साथ अपने काम को करना होगा। साथियों, हम कहना चाहते हैं कि हम एक ऐसे राज्य से आते हैं, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां दशरथ मांझी हुए। दशरथ मांझी जिन्होंने पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाया, पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाया, और वहां से उतनी जीवटता लिए हुए हम वैसे राज्य से हम आते हैं। तो हम इस बात को कहना चाहते हैं कि हमारे हौसले कभी कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, हमारे हौसले कभी भी किसी भी हालत में वह कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। हमारे हौसले मजबूत हैं, हमारे हौसले आज भी बने हुए हैं, इसलिए कि अमेरिका की जनता निकल पड़ी है लड़ने के लिए। एक तानाशाह हुकूमत के खिलाफ में भारत की जनता कब निकलेगी, इस दिन का भी इंतज़ार होगा। और निश्चित ही आप तमाम साथियों को इस बात के लिए तैयार होना पड़ेगा। आप इस बात के लिए तैयार होंगे तो आने वाले दिनों में सारी परिस्थितियों का, हर परिस्थिति का मुकाबला भी आप कर पाएंगे। साथियों, एक दो बात कहते हुए अपनी बात हम समाप्त करना चाहेंगे। सबसे पहली बात यह कि कोरोना महामारी के टाइम में जब WHO ने भी माना है कि कोरोना के साथ साथ जीने की आदत हमें डालनी पड़ेगी। कोरोना जब आया है एक महामारी की शक्ल में, तो हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमें अपने एकजुटता को बरकरार रखना होगा, अपनी तैयारी को हमें बरकरार रखना होगा। किसी से नफरत पालने की ज़रूरत नहीं है, किसी से नफरत पालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तमाम हाथों को अपने साथ हाथ में हाथ डालकर वो उठाने की ज़रूरत होगी, और उस हाथ को मुट्ठी बनाकर वह तानने की ज़रूरत होगी। इस देश की तानाशाह सरकार को वह ललकारने की ज़रूरत होगी। जिस अमेरिका की हम बात कर रहे थे, अमेरिका के जनता ने अमेरिकी पुलिस को घुटने के बल पर लाके खड़ा किया है, और वैसे मौके पर हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि भारत के अंदर में भी निश्चित ही हम तमाम वैसे जो देश के अंदर में जो परिस्थितियाँ बनी हुई है, उसमें जनता को कैसे गोलबंद किया जाए, जनता को कैसे एकजुट किया जाए, इस बात के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। साथ ही साथ
हम इस बात को भी कहना चाहेंगे कि खासतौर पर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जो कि एक छात्र संगठन है, हमारी कुछ सीमाएं हैं, हमारी कुछ बाध्यताएं हैं, हमारी व्यवस्थाएं हैं। उन तमाम बाधाओं और व्यवस्थाओं में हमें इस बात को सोचना पड़ेगा कि हम इस देश के एक नागरिक हैं, जिसमें पूरा दुनिया और पूरा देश का पूरा टाइम वह हमारे लिए बना हुआ है, जिसमें एक जनरेशन, 2 जनरेशन जिसके वो अपने अंतिम पड़ाव पर है, हमें पूरा अपना जीवन जीना है। तो निश्चित ही एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें तमाम साथियों को निकलना पड़ेगा, और जब हम निकलेंगे तो निश्चित ही आने वाले दिनों के लिए बेहतर दुनिया बनाने के लिए हम निकलेंगे। हम अंतिम में यह बात कहना चाहते हैं कि आप जब निकलेंगे अपने घरों से, और जब आप नहीं निकल पा रहे हैं, तो उन तस्वीरों को आप ज़रूर याद कीजिए जो इस लॉकडाउन की दर्दनाक तस्वीरें हैं। मुजफ्फरपुर की वह तस्वीर याद कीजिए जिसमें एक बच्चा रहमत, वह अपने माँ के साथ, माँ के कफन के साथ वह खेलता है। उसको लगता है कि माँ जगेगी और जग कर हमें दूध पिलाएगी। वह भूल चुका था, वह रहमत उसे थोड़ा भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इस माँ के कफन के साथ वह खेल रहा है। वह माँ अब उसकी माँ अब नहीं है, क्योंकि उसकी माँ की जान चली गई है। साथियों, साथ ही साथ हम इस बात को भी कहना चाहते हैं कि हमें इस बात को भी ख्याल रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो आज बोलना शुरू की है, सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें थी, जो आप बोलना शुरू की है कि मजदूरों को उनके घरों तक जाने के लिए सरकार पैसा दे, किराया का वहन करे। सुप्रीम कोर्ट पर ऐसी स्थिति पर हंसी आती है, और ऐसे मौके पर भी सुप्रीम कोर्ट अगर सेंसिटिव नहीं हो सकता है तो सुप्रीम कोर्ट के होने का कोई मतलब नहीं है इस देश के अंदर में। इस देश के अंदर में एक लोकतांत्रिक सरकार अगर सही तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुकी है, अगर तमाम सरकार के जो अंग हैं वह सारे अपने अपने कामों को भूल चुके हैं, तो ऐसे मौके पर जनता को निकलना पड़ेगा, जनता को निकलना पड़ेगा अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए। और उस लोकतंत्र को बचाने के लिए जब जनता निकलेगी, तो चाहे वह इस देश की सरकार हो, चाहे इस देश के कोर्ट हो, चाहे वह इस देश की कार्यपालिका हो, यह तमाम लोगों को अपने वजूद का खतरे में नजर आएगा। हम निश्चित ही इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। हम समाप्त करते हुए सबसे अंतिम में यह बात हम दोहराना चाहेंगे, हम शाहिर को याद करना चाहेंगे। शाहिर ने कहा कि न मुंह छुपा के जिए, न मुंह छुपा के जिए और न सर झुका के जिए, न मुंह छुपा के जिए और न सर झुका के जिए, सितमगरों के नज़र से नज़र मिला के जिए, अब एक रात कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि मसाले जला के जिए। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।